यह 13 नवंबर 2004 का दिन था। कॉर्क बे और फिश हुक की बंदरगाह केप टाउन साउथ अफ्रीका लोगों के हुजूम से भरी हुई थी। शोर गुल मचा हुआ था क्योंकि सब अपने दिन की तैयारियों में मसरूफ थे। अभी सुबह के इब्तिदाई लम्हे थे। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन माहीगर पहले ही निकल पड़े थे। उन्हें मालूम था कि कम रोशनी बेहतरीन शिकार का मौका देती है। आखिरकार मछलियां साया और छुपने की जगह ढूंढती हैं और सुबह के सुकून में खुराक तलाश करती हैं। माहीगर बंदरगाह पर अपने आलात और जाल दुरुस्त कर रहे थे ताकि कुछ भी कमी न रह जाए। को बे हार्बर फिश हुक बीच से चंद किलोमीटर दूर था। सफेद रेत वाला यह साहिल सयाहों, सर्फिंग करने वालों और कायक चलाने वालों में बहुत मशहूर था। यह एक जुड़ा हुआ छोटा सा साहिली गांव था जहां ज्यादातर मकामी रिटायर अफराद और खानदान बसते थे। यह केप टाउन के सबसे मशहूर मकामात में से एक था। सब कुछ तैयार होते ही माहीगर चंद किलोमीटर आगे फोल्स बे की तरफ निकले जहां मछलियां उनकी मुंतजिर थीं। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैली और सुरखी माइल सुबह का मंजर सामने आया। माहीगर ब्रोक्ट अपने मकाम पर पहुंच गए। उन्होंने कश्तियां रोक दी ताकि शोर मछलियों को डरा न दे। मौसम बेहतरीन था। जुनूबी मशरिकी हवा समुद्र की सतह पर हल्की रवानी के साथ चल रही थी और नमकीन खुशबू अपने साथ ला रही थी। माहीगरों ने जाल फेंकने की तैयारी की। नीचे मछलियों के झुंड तैर रहे थे। सबने एक साथ जाल फेंके और उन्हें पानी में डुबा दिया। कुछ लम्हों बाद जब जाल ऊपर खींचे गए तो माहीगरों को अंदाजा हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उनके जाल में व्हाइट स्टिम ब्रास नामी मछलियां फंसी थीं। ये ताकतवर और बहुत ज्यादा तेज मछलियां थीं जो फंसने पर ऐसा शोर मचाती कि पानी खौलता हुआ महसूस होता। ये मछलियां महफूज करार दी गई थीं, इसलिए माहीगर जानते थे कि उन्हें फौरन वापस छोड़ना है। लेकिन मछलियों के शोर ने समुंदर के सबसे खौफनाक जानवर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। अचानक एक अजीम सफेद शार्क गहराई से ऊपर आई। उसने अपने ताकतवर सर को सतह पर जाहिर किया, जख्मी शिकार की तलाश में। माहीगरों ने जैसे ही शार्क देखी, उन्होंने फौरन मछलियां वापस समुंदर में छोड़ दी। शार्क ने कुछ तजस्सुस दिखाया मगर जल्द ही दिलचस्पी खो दी और चंद मिनट के बाद वह साहिल की तरफ बढ़ गई, फिश हुक बीच के करीब। माहीगरों ने देखा कि शार्क मशहूर साहिल की तरफ जा रही है जहां लोग तैराकी कर रहे थे। उन्होंने फौरन लाल झंडा लहराकर इशारा किया कि पानी में शार्क मौजूद है। लोगों ने फौरन पानी छोड़ दिया और कोई हादसा पेश न आया। अगले दिन यानी 14 नवंबर को साहिल पर तैराकी पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन सारा दिन कोई शार्क नजर न आई। इसलिए हुक्काम ने तीसरे दिन साहिल दोबारा खोल दिया। यह फैसला महलिक साबित हुआ। 15 नवंबर 2004 पीर का दिन था। काम के दिन के बावजूद फिश हुक साहिल पर बहुत से लोग मौजूद थे। आसमान साफ था, बादल नहीं थे। ठंडी हवाएं जुनूब से चल रही थीं, मगर इतनी हल्की कि समुंदर पर जागदार लहरें भी न बन सकी। आज का पानी गैर मामूली तौर पर पुरसुकून और गर्म था। सुबह 7 बजे टीना वेब साहिल पर आई। उसने रेत में पांव दबोए और तैराकी की तैयारी करने लगी। हालांकि वह पिछले दिन के खबरदार करने वाले पैगामात से वाकिफ थी, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसके लिए यह बिल्कुल आम दिन था। वह पिछले 17 साल से हफ्ते में 6 दिन यहाँ तैरती आई थी। 1987 में जब वह अपने शौहर के साथ केप टाउन मुंतकिल हुई तो दोनों को यह जगह बहुत पसंद आई और साहिल पर आना रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद टीना अकेली रह गई। वह स्निको में एक अपार्टमेंट में रहती थी जो साहिल से सिर्फ 5 मिनट दूर था। हर सुबह अकेले आती और 200-300 मीटर दूर गहरे पानी में तैरती। दोस्त अक्सर समझाते कि बहुत दूर मत जाना, लेकिन वह जिद्दी थी और किसी की बात न मानती। उसे अपनी तैराकी की ताकत पर भरोसा था। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। टीना जॉगर वॉक पर चलती हुई आई जो ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों के साथ बना हुआ साहिली रास्ता था। उसी दिन एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर भी ली। वह पानी में उतरी और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। तकरीबन 60 मीटर दूर जाकर उसने अपनी पसंदीदा हरकत बैक स्ट्रोक की और मजीद अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। चंद दिन पहले देखी जाने वाली वही बड़ी सफेद शार्क ओकपे के आखिरी हिस्से में दोबारा नमूदार हुई। पानी में छपकुओं की आवाज ने उसे अपनी तरफ खींचा। शार्क ने एक तरफ से दूसरी तरफ सर हिलाया और टीना का जायजा लिया, लेकिन 77 साला टीना को नीचे मंडलाने वाले शिकारी की खबर न थी। वह तो परिंदों को देखने में मग्न थी। एक ही झटके में शार्क का आधा जिस्म पानी से बाहर आया और उसने अपना मुंह खोला। टीना को अपने नोकीले 6 इंच लंबे डांटों से पकड़ लिया। बेचारी औरत बेबस थी। शार्क ने उसके धड़ को अपनी गिरफ्त में लिया। नीला पानी सुरक्षित हो गया। उसने जोर से झटके दिए, फिर टीना का एक टुकड़ा अलग करके निगल लिया। टीना दर्द में डूबी पानी पर तैरने की कोशिश करती रही, मगर शार्क दोबारा आई और उसे दबोच कर गहराई में ले गई। शायद वह डूब कर ही मर गई हो शार्क के खत्म करने से पहले। पानी पुरसुकून हो गया और सतह पर सिर्फ उसकी सुरख टोपी बाकी रह गई। यह सब कई
लोगों ने देखा। उस दिन 30 से 40 लोग साहिल पर तैराकी कर रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना तेज हुआ कि कोई कुछ कर ही ना सका। पहाड़ी पर गाड़ी में बैठे टिम एटकिन ने बताया, मैंने अचानक शार्क को औरत की तरफ आते देखा। उसने जरा भी रफ्तार कम नहीं की, सीधा टकराई और पानी खून से भर गया। उसने 2 चक्कर लगाए, औरत को पकड़ा और पानी में खींच लिया, फिर समुंदर की तरफ चली गई। रेस्क्यू इंस्टीट्यूट की 2 कश्तियों और एक हेलीकॉप्टर को तलब किया गया। तलाश के दौरान हेलीकॉप्टर के पायलट ने एक बहुत बड़ी सफेद शार्क देखी, जिसके बारे में कहा कि यह हेलीकॉप्टर से भी बड़ी थी और इतनी बड़ी शार्क उसने पहले कभी न देखी। हुक्काम ने अंदाजा लगाया कि इसकी लंबाई 6 से 60 मीटर थी। आमतौर पर सफेद शार्क इंसान को सिर्फ एक बार काटती है, क्योंकि वह इंसान को खुराक नहीं समझती। लेकिन टीना के मामले में शार्क ने पहली बार के बाद भी दोबारा हमला किया, जिससे साफ जाहिर हुआ कि उसने टीना को शिकार के तौर पर चुना था। बाल आखिर दोपहर को तलाश बंद कर दी गई और साहिल दोबारा बंद कर दिया गया। जैसा कि हुक्काम ने कहा था, टीना की लाश कभी न मिली, सिर्फ उसकी तैराकी की टोपी साहिल पर मिली, जिसे उसके दामाद ने शनाख्त किया। बाद की तहकीकात में सबने माना कि यह वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन शार्क माहिर डॉक्टर लियोनार्ड कंपानो, जो साउथ अफ्रीका के म्यूजियम में शार्क रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, ने कहा, जब तक आप पानी में जाते हैं हमले का इम्कान रहता है। यही खतरा टीना ने पिछले 17 साल रोजाना मोल लिया था और आखिरकार यही उसकी आखिरी सजा बन गया।